नमस्कार। बीएससी फाइनल ईयर पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट जैविक और अजैविक घटक। अगर हम इन घटकों की बात करें, ये सभी पर्यावरणीय कारक हैं। चार्ट के अंदर आप देखेंगे जैविक और अजैविक। जैविक के अंदर प्लांट्स और एनिमल की हम स्टडी करते हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे डिटेल में। इसमें एबायोटिक फैक्टर्स को अगर हम लेकर चलेंगे, एबायोटिक फैक्टर को हम आगे फर्दर डिवाइडेड करते हैं फिजिकल और केमिकल दो भागों में। फिजिकल टेम्परेचर, प्रकाश, जल, ह्यूमिडिटी, सॉइल, प्रवाह और दबाव। और रासायनिक की बात करें, इसके अंदर वायुमंडलीय गैस है, पीएच, माध्यम के पोषक तत्व, उनको फर्दर डिवाइडेड करेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बायोटिक फैक्टर जो हमने देखे थे, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। सर्वप्रथम प्रोड्यूसर या उत्पादक या स्वपोषी, विच एबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक टूवर्ड्स ऑर्गेनिक, यानी इनऑर्गेनिक पदार्थों को ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फोटोऑटोट्रोफ या स्वपोषी हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाने वाले, इन्हें कीमोऑटोट्रोफ भी कहते हैं। एग्जाम्पल इनका नीलहरित शैवाल, एल्गी और प्लांट्स। कंज्यूमर या उपभोक्ता, जो ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक के अंदर ही रखते हैं, वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हर्बीवोरस जो पादपों को खाते हैं, कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं, और ओमनीवोरस जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं। थर्ड वन हम कहें डीकम्पोजर या विघटक या सूक्ष्म उपभोक्ता, जो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक के अंदर वापस कन्वर्ट करते हैं। मुख्यतः इसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस हम पढ़ते हैं। बात करें अजैविक घटकों की, अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं, जो वातावरण के अंदर उपस्थित रहते हैं और विभिन्न प्राकृतिक चक्रों के माध्यम से जैविक क्रियाओं में भाग लेकर अनेक आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। कार्बनिक पदार्थ, इनको हम 3 कैटेगरीज के अंदर स्टडी करें। पहला होता है मुक्त या फ्री कार्बनिक पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और ह्यूमस, जो वातावरण में अकार्बनिक पदार्थों के जैसे ही मुक्त रूप में हमको मिल सकते हैं। दूसरी श्रेणी के अंदर हम देखें जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी, जो ऊर्जा के रूप में काम आता है। और तीसरी कैटेगरी अगर हम देखें, जो इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है, जैसे पर्णहरित या क्लोरोफिल, डीएनए जैसे कार्बनिक पदार्थ, जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर पाए जाते हैं और जो अजैविक वस्तुओं को जोड़ने वाली कड़ी का कार्य करते हैं। तीसरा अगर हम देखें भौतिक वातावरण, वे सभी कारक जो किसी न किसी तरीके से जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और भौतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। तापमान, आर्द्रता, प्रकाश आदि। सबसे पहले हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की बात करें, इसको हम फ़ारेनहाइट या सेल्सियस के अंदर प्रदर्शित करते हैं। जो जैवमंडल है उसकी विभिन्न भागों के अंदर तापमान अलग अलग होता है। जैसे ठंडे समुद्रों में देखें तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड से, स्वच्छ जल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और साइबेरिया के भूभागों में -7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक चला जाता है। और हमारे रेगिस्तान के अंदर अगर हम बात करें डेजर्ट के अंदर, तो ये 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक का उच्चतम तापमान भी अंकित किया गया है। धरातल से 150 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से टेम्परेचर कम होता जाता है, और इसका जीवों के जो मेटाबॉलिक क्रिया हैं उनके ऊपर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। ताप सहनशीलता के आधार पर अगर हम देखें तो हमने प्राणियों को
दो भागों के अंदर बांटा। पृथुतापी प्राणी जो टेम्परेचर की लंबी रेंज या परिसर को सहन कर सके, यानी वो अधिकतम टेम्परेचर उनके लिए वो हो तब भी सहन कर सके और न्यूनतम टेम्परेचर भी कम हो जाए तो भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके। एग्जाम्पल साइक्लॉप्स, ऑयस्टर, टोड, छिपकली और मनुष्य। मनुष्य हम देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ बर्फीले इलाके हैं वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है और रेगिस्तान के अंदर भी रह लेता है। दूसरी बात करें तनुतापी या स्टीनोथर्मल, जिनकी सहन करने की जो रेंज है, टेम्परेचर रेंज है, वो कम होती है। ऐसे प्राणी जैसे स्नेल या घोंगे, कोरल, दीमक और रेप्टिलियंस प्राणियों का इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं। आगे बात करें टेम्परेचर को लेकर कुछ टर्म्स हमारे सामने आती हैं। न्यूनतम प्रभावी तापक्रम, तो जिस तापक्रम पर या जिस न्यूनतम तापक्रम पर प्राणी अपनी जो जीवन की क्रिया हैं वो दक्षतापूर्वक संपन्न करता है, उसे न्यूनतम प्रभावी तापक्रम कहते हैं। और इससे नीचे जाने पर उसकी क्रियाएं रुक जाती हैं। वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर प्राणी अनिश्चित काल तक सक्रिय रह सकता है उसे न्यूनतम प्रभावी तापक्रम कहते हैं। तथा सहनशीलता की जो उसकी सीमा है उसके नीचे प्राणी निष्क्रियता की अवस्था में प्रवेश करता है और इस स्थिति को चिल कोमा या द्रुत शीतल मूर्छा भी कहते हैं। आगे बात करें अधिकतम प्रभावी तापक्रम, वह अधिकतम तापक्रम जिस पर प्राणी अनिश्चित काल तक सक्रिय अवस्था में रह सकता है। इससे अधिक टेम्परेचर होने पर उसको हीट कोमा या उसमें मूर्छा हो जाती है, लेकिन तुरंत ठंडे स्थान पर रखने से फिर वह सक्रिय हो जाता है। अधिकांशतः वह तापक्रम सहनशीलता परिसर जिसमें प्राणी अपनी जीवन क्रियाएं सुचारू रूप से चला सकते हैं, दैट इज़ 10 डिग्री से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। टेम्परेचर के प्रभाव की बात करें तो टेम्परेचर कई जैविक क्रियाओं के ऊपर प्रभाव डालता है। उनमें से फर्स्ट वन हम देखें टेम्परेचर का मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव। क्या प्रभाव रहता है? जो इनकी मेटाबॉलिक क्रिया हैं जीवों की वो एक निश्चित तापक्रम पर ही संपन्न होती हैं। असमतापी जंतुओं के अंदर ताप की अत्यधिक बढ़ाव के साथ ही उपापचय की जो मेटाबॉलिक क्रिया हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे मेंढक में ताप की अत्यधिक कमी से सर्दियों में सभी उपापचय क्रियाएं धीमे पड़ जाने के कारण उसे हाइबरनेशन या शीतकालीन सुप्त अवस्था में जाना पड़ता है। छिपकलियां भी इस तरीके की गतिविधियां करती हैं। जाड़े में या सर्दियों में ताप की कमी के कारण हाइबरनेशन में चले जाती हैं और विंटर एस्टिवेशन जिसको ग्रीष्म निष्क्रियता भी कहते हैं इनके अंदर होता है। और यकृत में जो पाया जाने वाला आर्जिनेज एंजाइम है उसकी क्रिया आर्जिनिन नामक अमीनो एसिड पर 17 से 48 डिग्री तक बढ़ाने से उल्टा प्रभाव होता है। इस आधार पर समतापी और असमतापी में समतापी वे जीव जो अपनी मेटाबॉलिक क्रियाएं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं और असमतापी वे जो अपनी मेटाबॉलिक क्रियाओं को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो विंटर हाइबरनेशन या समर एस्टिवेशन के अंदर चले जाते हैं। इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे जैसे हीट कोमा जब अधिकतम टेम्परेचर उनके लिए आ जाता है तो वो हीट कोमा के अंदर उसको ऊष्मा मूर्छा कहते हैं और ठंडा टेम्परेचर होने पर न्यूनतम प्रभावी ताप और चिल कोमा इनके अंदर होता है। सेकंड बात करें ताप का वृद्धि और विकास पर प्रभाव। मोलस्का समूह के ऑयस्टर में ताप के थोड़े से परिवर्तन से उसकी वृद्धि की गति तुरंत प्रभावित होती है। ड्रैगन फ्लाई आप उड़ते हुए देखते होंगे बारिश के टाइम या बाहर
कीट पर तो ताप का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इन कीटों का जीवन चक्र उन स्थानों पर जहाँ अपेक्षाकृत गर्म मौसम होता है केवल 1 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। इसके विपरीत ठंडे प्रदेशों में जीवन चक्र पूरा करने में 2 वर्ष लग जाते हैं। ट्राउट मछली के अंडे 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की तुलना में लगभग 4 गुना तेज़ी से वृद्धि करते हुए विकसित होते हैं। कोरल केवल उन्हीं समुद्रों में विकसित होते हैं जहां जल का टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। ताप का लैंगिक परिपक्वता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अलग अलग जातियों के जो जननाणु हैं उनकी परिपक्वता एक निश्चित टेम्परेचर पर होती है और इस कारण विभिन्न जातियों में प्रजनन का मौसम अलग अलग होता है और प्रजनन क्षमता भी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। प्रोटोगोनस ट्रेचिटेरस नामक कीट में 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर लैंगिक परिपक्वता तो आ जाती है, लेकिन मादा कीट में अधिकतम अंडों का उत्पादन 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान पर ही आता है। ताप का लैंगिक अनुपात पर प्रभाव। क्रस्टेशिया वर्ग के डेफनिया और साइक्लोप साधारण ताप पर अनिषेचन यानी उनके अंदर बिना निषेचन के ही अंडा है वो निषेचित हो जाता है, आगे संतति का निर्माण करता है। से केवल मादा संतति उत्पन्न होती है, यानी इनमें बिना निषेचन के ही संतति का निर्माण होता है। परंतु ताप बढ़ने पर लैंगिक प्रजनन से मेल और फीमेल दोनों का निर्माण होता है। जंतुओं के व्यवहार पर अध्ययन करें तो साइबेरिया आदि ठंडे प्रदेशों में सर्दियों के आगमन के साथ चिड़ियों के झुंड गर्म प्रदेशों की ओर चले जाते हैं। जैसे हमारे इधर भी हम देखते हैं कई साइबेरियन सारस वगैरह इधर पक्षी सर्दियों के दिनों में यहाँ पर आते हैं, जिनको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। एग्जाम्पल आपने कुरंजा का अच्छे से सुना होगा। यहाँ पर आप बागुंडी के आसपास कई पक्षियों को सर्दियों के दिनों में उड़ते हुए देखते हैं। इसके अलावा भी रेटल स्नैक, वाइपर आदि घोर अंधेरे में अपने शिकार का बिल्कुल ठीक पता टेम्परेचर के रेडिएशन या विकिरण से पता लगा लेते हैं। जंतुओं का वितरण भी इसके ऊपर प्रभाव डालता है। उसके बारे में ये एग्जांपल देखिए आप। एटलांटिक लॉबस्टर 0 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है। कोरल 21 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप वाले समुद्रों में होते हैं। ताप से कुछ अन्य प्रभाव और नियम की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बहुत प्रभाव डालता है जंतुओं के साइज़ पर, उनके व्यवहार पर आदि पर। इसको लेकर कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम दिए। उन नियमों के बारे में बात करें बहुत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखेंगे आगे आपके लिए बहुत काम आएंगे। एक साइंटिस्ट रेंसिस उन्होंने एक नियम दिया कि कोल्डर रीजन के अंदर जो बर्ड्स हैं उनके अंदर जो पंख है नैरो एंड एक्यूमिनेट विंग्स होते हैं और वार्म्स एरिया के अंदर होते हैं उनके अंदर पंख बड़े होते हैं। तो रेंसिस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ठंडे प्रदेशों में जो पक्षी रहता है उसके पंख बहुत छोटे और नैरो होते हैं, यानी संकरे होते हैं और सिकुड़े होते हैं, एक्यूमिनेट होते हैं, ताकि उनके अंदर हीट का लॉस है वो कम से कम हो। लेकिन वार्म एरिया के अंदर जो होते हैं उनके अंदर पंख है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ग्लोगर नामक साइंटिस्ट ने जो रूल दिया उनके अनुसार मेलेनिन पिगमेंट है जो वार्म एरिया के अंदर रहते हैं उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। मेलेनिन पिगमेंट जो हमारे बॉडी के कलर है, फेयरनेस है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो लोग डार्क कलर के हैं उनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होता है। तो वार्म एरिया के अंदर मेलेनिन पिगमेंट है वो ज़्यादा पाया जाता है, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह में हम देखते हैं। और आगे एलेंस रूल, एक साइंटिस्ट एलेंस, उनका रूल है, उनके अनुसार दैट अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं ठंडे प्रदेशों की तरफ, तो जो बाह्य एक्सट्रीमिटीज़ हैं या उपांग है एनिमल
विल स्मॉल टू कंजर्व द हीट, यानी छोटे होते जाते हैं गर्म प्रदेशों से। अगर हम ठंडे प्रदेशों की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो हमारे या जो एनिमल्स वहाँ पाए जाएंगे उनके उपांग है वो छोटे होते ताकि हीट का लॉस कम से कम हो, सरफेस एरिया कम हीट लॉस करें। कोप्स नामक साइंटिस्ट का रूल है, वार्म ब्लडेड एनिमल जनरली टेंडिंग टू इंक्रीज इन साइज, जो गर्म प्रदेशों में रहने वाले वार्म ब्लडेड एनिमल हैं या रक्ततापी, उनकी जो साइज है वो बड़ी होती रहती है। ब्रैगमैन नामक साइंटिस्ट, इक्वेटर से पोल जाने पर साइज है वो इंक्रीज होती है। आगे विल्सन का रूल, रिपीटेड पैटर्न डिक्रीज डिफरेंशिएशन इंक्रीज ऑर्गन एंड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जॉर्डन नामक वैज्ञानिक का नियम है, कोल्ड वाटर के अंदर जो मछलियाँ रहती है उनके अंदर कशेरुका या वर्टिब्री होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि हॉट वाटर के अंदर पाई जाने वाली फिशेस के अंदर वर्टिब्री कम होती है। इन नियम्स को आप अच्छे से देख लेंगे, अभी आपकी बुक्स के अंदर आगे डिस्कस होंगे, लेकिन इन फ्यूचर दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन लाइफ साइंस, नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे।